Hello students, welcome all. I am Mrs. Sarla and I am taking your third paper Psychological Perspective of Education of B.Ed first year, in which I am teaching fourth unit Intelligence. As I was taking factor theories of intelligence in previous lecture and completed unifactor theory of psychologist Binet and said intelligence is only one factor or ability, बुद्धि केवल एक कारक या योग्यता है. Two factor theory of psychologist Spearman, who said intelligence is made up of two factors, general factors और specific factor, सामान्य योग्यता या विशिष्ट योग्यता या विशिष्ट कारक. नेक्स्ट वन थी मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिस्ट थॉर्नडाइक एंड ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिस्ट थर्स्टन. इन्होंने कहा कि बुद्धि बहुत से कारकों से मिलकर बनी है या बुद्धि बहुत से कारकों का समूह है. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट SI मॉडल or three-dimensional theory of intelligence, which is very important theory of intelligence. Mostly every year ये सिद्धांत एग्जाम्स में आता है. So let's start the theory. The theory is three-dimensional theory. त्रिआयामी सिद्धांत इसे हम कहते हैं. ये सिद्धांत JP गिलफर्ड और उसके सहयोगियों ने बुद्धि संरचना की एक व्याख्या प्रस्तुत की जो कि मानसिक योग्यताओं के आधार पर थी. वो मानसिक योग्यताएं तीन प्रकार की थी, इसीलिए इसे थ्री डायमेंशनल त्रिआयामी या तीन मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत कहा जाता है. जेपी गिलफर्ड का पूरा नाम जॉय पॉल गिलफर्ड था. He was an American psychologist. He was a psychology professor in the University of Nebraska. He said that किसी भी बुद्धि के स्वरूप को किसी तरह से पहचानने के लिए उसकी तीन विमाओं को देखा जाता है, थ्री डायमेंशंस को देखा जाता है. यानी कि फर्स्ट डायमेंशंस जो है उसमें उन्होंने मेंटल वर्क करते समय निहित जो कंटेंट होता है, जो विषय सामग्री होती है, उसके रूप में उसको परिभाषित किया. ही सेड दैट डिफरेंट मेंटल एबिलिटीज़ में डिफरेंट टाइप के कंटेंट्स भी होते हैं. इन सेकंड में उसने कहा कि ये वह मानसिक कार्य हैं या ये वह डायमेंशन है जो कि मेंटल एक्टिविटीज़ को करने में निहित होता है, डेट इज संक्रिया ऑपरेशन. एंड थर्ड डायमेंशन के बारे में उन्होंने कहा कि थर्ड डायमेंशन इज अ परिणाम, उत्पाद या प्रोडक्ट जो भिन्न भिन्न प्रकार के कंटेंट्स के साथ हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब मेंटल एक्टिविटीज़ या हमारे जो ऑपरेशंस होते हैं, संक्रियाएं होते हैं, उसके फलस्वरूप जो हमें प्रोडक्ट या परिणाम प्राप्त होता है, दैट इज प्रोडक्ट. So Guilford identified three-dimensional या three fundamental components of intelligence. These are content, products and operation. अब उन्होंने इन कंटेंट, प्रोडक्ट एंड ऑपरेशन को फिर सब यूनिट्स में डिवाइड किया. एंड ही सेड दैट इंटेलिजेंस इज नॉट द एडिशन ऑफ द एबिलिटीज़. उन्होंने उसका बुद्धि को बहुत सी योग्यताओं का एडिशन न कहकर मल्टीप्लिकेशन का, मीन्स इन्होंने इनको प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट है, ऑपरेशन है, कंटेंट है, उन सबको मल्टीप्लाई किया. गिलफर्ड्स ओरिजिनल मॉडल वाज कंपोज्ड ऑफ 120 कंपोनेंट्स बिकॉज ही हैड नॉट सेपरेटेड. उन्होंने इन सब चीज़ों को अलग अलग नहीं किया. उन्होंने कहा कि ये सब जो बुद्धि है इन सब का गुणनफल है, गुणनफल को इम्पोर्टेंस दी, जिसमें उन्होंने जो कंटेंट है उसमें 4 सब यूनिट्स दी, 4 दी फिगरल, सिंबॉलिक, वर्बल एंड बिहेवियरल. एंड प्रोडक्ट में उन्होंने 6 दी यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशन, सिस्टम्स, ट्रांसफॉर्मेशन, इम्प्लीकेशंस. और ऑपरेशंस में उन्होंने 5 सब यूनिट्स दी.
कॉग्निशन, मेमोरी, कन्वर्जन, डाइवर्जन एंड इवैल्यूएशन। इसको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट पहले ये बता लेते हैं कि गिलफर्ड ने पहले इनको ये बोला कि कंटेंट की 4 एंड प्रोडक्ट की 6 और ऑपरेशंस की 5, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 120। एट फर्स्ट ही वॉज composed ऑफ 120 कंपोनेंट्स, कि उन्होंने उसको सेपरेट नहीं किया। बाद में उन्होंने जो कंटेंट है, विषय वस्तु थी, उसमें फिगरल कंटेंट को सेपरेट कर दिया। फिगरल में उन्होंने कहा फिगर पार्ट जो होता है वो ऑडिटरी भी होता है और विजुअल भी होता है, तो उसको फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ऑडिटरी एंड विजुअल। देन उसमें क्या कहते हैं, ऑपरेशन में उन्होंने जो मेमोरी था, मेमोरी को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मेमोरी रिकॉर्डिंग एंड मेमोरी रिटेंशन। तो जब फिगरल को 2 पार्ट में डिवाइड किया, ऑडिटरी और विजुअल में, देन उनके जो कंपोनेंट्स थे वो हो गए 150, यानी कि 5 कंटेंट के, 5 ऑपरेशन के एंड 6 प्रोडक्ट के। तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 150 कैटेगरी और कंपोनेंट्स। फिर उन्होंने जब मेमोरी को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, मेमोरी रिकॉर्डिंग और मेमोरी रिटेंशन में, देन इन एट लास्ट मॉडल फाइनली इंक्रीज्ड टू द फाइनल 180 फैक्टर्स। मीन्स जो मेमोरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो मॉडल हो गया 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। तो टोटल 180 फैक्टर्स को गिलफर्ड कहते हैं कि ये 180 फैक्टर्स हैं जो हमारी बुद्धि की बहुत सी योग्यताओं के गुणनफल के रूप में पहचाने जाते हैं, जो सारे ही डिफरेंट कार्यों में हमारे संलग्न होते हैं। अब इनके इन 3 डायमेंशंस को डिटेल में देख लेते हैं। ही सैड ईच एबिलिटी स्टैंड्स फॉर अ पर्टिकुलर ऑपरेशन इन अ पर्टिकुलर कंटेंट एरिया and results in a specific product, such as comprehension of figure units or evaluation of semantic implications. At first देख लेते हैं गिलफर्ड के सिद्धांत को SI मॉडल या स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बुद्धि का पूरा स्ट्रक्चर उन्होंने प्रेजेंट किया है। सबसे पहले देख लेते हैं कंटेंट क्या है, व्हाट इज कंटेंट, और कंटेंट में कौन कौन सी उन्होंने सब यूनिट्स ली हैं। गिलफर्ड मीन दैट डिफरेंट पीपल सीम्ड टू पे मोर अटेंशन एंड थिंक मोर इफेक्टिवली अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। उन्होंने कहा कि डिफरेंट लोग, यानी कि भिन्न भिन्न व्यक्ति अलग अलग तरह की भिन्न इंफॉर्मेशंस को, सूचनाओं को और अधिक इफ़ेक्टिव रूप में अटेंशन देकर अलग अलग तरीके से उसको समझते हैं। मीन्स उनको प्रतीत होता है, किसी की अकॉर्डिंग वो इन्फॉर्मेशन एक अर्थ में ली जाती, किसी की दूसरे अर्थ में ली जाती, कौन किस तरीके से उसको ले रहा है, ये हमारा आ जाता है कंटेंट में। अब कंटेंट में सबसे पहले हमारा आ जाता है विजुअल मीन्स जिसे हम देख सकते हैं, दृश्य। ये दृश्य, विजुअल और ऑडिटरी जो श्रवणीय है, ये हमारे फिगरल पार्ट में था पहले, जिसको उन्होंने फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, विजुअल और ऑडिटरी में। विजुअल मीन्स इस कंटेंट का संबंध होता है आकृतियों से, चित्रों से, जिनको हम देख सकते हैं, इमेजेस, इंफॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम द इमेजेस, कि हम इमेज के थ्रू समझते हैं कि किस तरह की हमें उससे इंफॉर्मेशन मिल रही है। ऑडिटरी होता है मीन्स इंफॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम द सेंसेस और फ्रॉम इमेजेस। इसमें भी यही आ जाता है चीज़, क्योंकि इसमें जो हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो कई बार हम उसको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट वन इज आता है सिंबॉलिक यानी कि सांकेतिक विषय वस्तु, जिसमें संकेत, प्रतीक, चिन्ह, अंक, अक्षर मीन्स बहुत सी चीज़ें इससे रिलेटेड होती हैं। सिंबॉलिक आइटम्स सच एज वर्ड्स एंड सिंबल्स विच जनरली कन्वे सम मीनिंग, जो एक विशेष अर्थ प्रदान करते हैं हमें, और उस बुद्धि वाले व्यक्ति जिसकी बुद्धि अच्छी होती है वो उस अर्थ को समझ पाते हैं। मीन्स जो वो सिंबल्स हैं, साइंस हैं, जो न्यूमरल्स हैं कि कुछ उनके अंदर मीनिंग छिपा है, कोई लेटर्स हैं, उसको वो समझ पाते हैं। नेक्स्ट वन इज शाब्दिक विषय वस्तु, सीमेंटिक मीन्स
जिसमें भाषा के द्वारा विचार प्रस्तुत होते हैं। भाषा मीन्स जिसमें भाषा का यूज़ होता है, मीन्स ऑफन मतलब ऐसा होता है बट नॉट ऑलवेज। ये एसोसिएटेड होते हैं वर्ड से कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट द लास्ट इसका आ जाता है हमारा बिहेवियरल, यानी कि व्यावहारिक विषय वस्तु, जिसमें व्यक्तियों के बाह्य व आंतरिक व्यवहार से संबंध होता है। बिहेवियरल मीन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द मेंटल स्टेट्स एंड बिहेवियर ऑफ द ऑब्जर्व्ड इंडिविजुअल्स, कि जिनको हमने देखा है उसके मेंटल स्टेटस के बारे में सोचना, मीन्स उसको समझना। इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो डैनियल गोलमैन ने जो उन्होंने सोशल इंटेलिजेंस के बारे में कहा, उसको हम ले सकते हैं कि मीन्स हमने किसी के अपने साथ साथ सामने वाले के भी बिहेवियर को, उसके मेंटल स्टेटस को समझ के उसके साथ उसका मतलब व्यवहार किया। तो मेंटल स्टेटस को देखकर किसी के साथ व्यवहार करना। अब जैसे एक आर्टिस्ट है, वो उसकी मतलब विजुअल इंफॉर्मेशन वाली क्वालिटी तो बहुत अच्छी है कि मीन्स चित्रों को देखकर उसको समझना, ये क्वालिटी तो अच्छी है क्योंकि वो आर्टिस्ट है। बट बी पुअर एट प्रोसेसिंग वर्ड्स, नंबर्स और अदर सिम्बॉलिक कंटेंट। या एक जो शोधकर्ता होता है, मे बी उसकी सिम्बॉलिक कंटेंट जो होता है, ये क्वालिटी जो होती है, ये बुद्धि जो होती है उसकी बहुत अच्छी हो, सिमेंटिक मीनिंग समझ सकता हो। माइट बी वेरी पुअर एट प्रोसेसिंग बिहेवियरल डाटा, मीन्स वो बिहेवियरल डाटा कलेक्ट करने में हो सकता है कि वो बहुत पुअर हो। या मीन्स जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा रोल हमारे बिहेवियर का होता है कि जिसके साथ हम डाटा कलेक्ट करते हैं, टेस्टीज बनाते हैं, तो उनके साथ हो सकता है कि हम उनको सामने वाले की इमोशंस को, फीलिंग्स को, उनके मेंटल स्टेटस को समझ ही नहीं रहे हैं, उनके साथ वैसे ट्रीट कर रहे हैं, थस रिलेट पुअरली विद पीपल, हो सकता है हम पुअरली उनके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो इस तरह से इस बुद्धि का ऐसी सिचुएशंस में यूज़ होता है। द नेक्स्ट डायमेंशन इज ऑपरेशन। संक्रिया मीन्स मानसिक कार्य को किस तरह से करना है, उस क्रियाओं को कैसे करना है, उसे हम कहते हैं ऑपरेशन। इट इज़ डिवाइडेड इनटू, पहले तो 5 पार्ट्स में डिवाइड था, फिर मेमोरी को फिर से 2 पार्ट्स में इसको चेंज किया गया, सो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स नाउ। ऑपरेशन, संक्रिया। दिस डायमेंशन डिस्क्राइब्स व्हाट द ब्रेन डज विद एंड डू दिस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ब्रेन क्या करता है और इन इंफॉर्मेशंस के साथ किस प्रकार का कि इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करता है, उनके साथ वो करता है। तो इसमें सबसे पहले आता था कॉग्निशन, संज्ञान। संज्ञान क्या होता है कि सीखते हैं जब हम कुछ, तो संज्ञान उसका फर्स्ट स्टेप होता है, यानी कि ज्ञान को लेना, ज्ञान को सीखना। सबसे पहले हमने उसको मतलब अपने अंदर लिया। टू डू विद द एबिलिटी टू परसीव द वेरियस आइटम्स, बहुत सी चीज़ें हमने देखी, मतलब मेरे संज्ञान में आई, हमने उसको देखा और उसको संज्ञान में अपने लिया। नेक्स्ट आता है इसमें मेमोरी। मेमोरी हैज़ टू डू विद द एबिलिटी टू स्टोर, मीन्स उसको स्टोर यानी कि याद रखने की जो क्षमता होती है कि हमने कुछ सीखा उसको याद रखा। इसी का नेक्स्ट पार्ट जिसको सेकंड डिवाइड किया गया था, डेट इज़ मेमोरी रिटेंशन। याद तो कर लिया बट कई बार क्या होता है हम जब फिर नेक्स्ट चीज़ सीखते हैं, कुछ करते हैं, तो हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। तो इसमें इसको लिया गया मेमोरी रिटेंशन, मीन्स उसको याद करने के बाद कई बार प्रैक्टिस और एक्सरसाइज से उसको मैंने बिल्कुल माइंड में उसको रिटेंट कर लिया, मीन्स धारण कर लिया कि वो हमारी वहाँ पर वो स्टेबल हो गई। नेक्स्ट वन इज़ द डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, जब हमें कोई विषय मिलता है तो हम उसके बारे में किस तरीके से सोचते हैं, मीन्स हमारा सोचने का जो ढंग है वो नया है कि हम बिल्कुल पहले की तरह ही सोच रहे हैं, तो हम कितना अच्छे, कितना क्रिएटिविटी से सोचते हैं, कितना क्रिएटिव हमारा ढंग होता है। इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू फाइंड लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स विच फिट सर्टेन सिंपल क्राइटेरिया। नेक्स्ट आता है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, इट इंक्लूड्स द मोस्ट एरियाज ऑफ लॉजिक टाइप प्रॉब्लम सॉल्विंग, मीन्स हमें जो सिंपल सा मिल जाता है उसको हम बिल्कुल पहले की तरह ही सोचते हैं कि बस ये है, कुछ नया उसमें कुछ करने और सोचने का
ज़रूरी नहीं समझते हैं, परंपरागत ढंग से उसका विचार करते हैं, इसको परंपरागत चिंतन कहते हैं, और डाइवर्जेंट को गैर परंपरागत चिंतन कहते हैं। और इसका लास्ट आ जाता है इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। जब हमें सूचनाएं उपलब्ध हो जाती हैं, उनके आधार पर हम निर्णय लेने और निष्कर्ष पर पहुंचने पर मतलब निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं, निष्कर्ष तक पहुंच जाते हैं। तो इट इज़ एबिलिटी टू मेक जजमेंट्स अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जजमेंट सच एज विच आइटम्स आर आइडेंटिकल इन सम वे, विच आइटम्स आर बेटर एंड व्हाट क्वालिटीज़ आर शेयर्ड बाय वेरियस आइटम्स। मीन्स कौन से आइटम सेम है, कौन से आइटम बेटर हैं, कौन से आइटम्स को हम बहुत से आइटम्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हमारी किस में आ जाती हैं, मूल्यांकन में आ जाती हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार की विषय वस्तुओं के साथ हम भिन्न भिन्न प्रकार की मानसिक प्रक्रियाएं भी करते हैं। Okay, the next dimension is product या उत्पाद। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट। इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशंस, सिस्टम्स, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड इम्प्लीकेशंस। मीन्स इकाइयों, वर्ग, संबंध, पद्धतियाँ, स्थानांतरण और आशय। और ये जो प्रोडक्ट होते हैं, ये डायमेंशन है रिलेट टू द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वी प्रोसेस फ्रॉम द कंटेंट टाइप। जो हमें कंटेंट से सारी इंफॉर्मेशन मिली होती है उसी से रिलेट होते हैं। इसकी फर्स्ट सब यूनिट आ जाती है यूनिट्स। सबसे पहले आ जाता है इकाइयाँ। इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू परसीव यूनिट्स इन अ कंटेंट एरिया। जो कंटेंट होता है, ये कंटेंट से कनेक्टेड होता है। जो कंटेंट होता है तो उसमें यूनिट्स में उसको किस तरह से वो परसीव करता है, ये योग्यता आ जाती है। मीन्स सिंबॉलिक यूनिट लेता है सच एज वर्ड्स, विजुअल यूनिट लेता है सच एज शेप्स, और बिहेवियर यूनिट सच एज फेशियल एक्सप्रेशंस। इस तरह के ये चीज़ें हमारी किस में आ जाती हैं, कंटेंट एरिया से वो किस तरह से उन इकाइयों को परसीव करता है। नेक्स्ट वन आ जाती है क्लासेस, श्रेणी। फिर जब उसने इंफॉर्मेशन परसीव कर ली तो किस तरह से उसको ऑर्गेनाइज करता है मीनिंगफुल ग्रुप्स में, सॉर्ट आउट कैसे करता है उसको ग्रुप्स में। नेक्स्ट आ जाता है रिलेशंस। जब हमारे पास कंटेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ जाती है तो हम उन पेयर्स ऑफ यूनिट्स के बीच में कैसे रिलेशंस को अप्लाई करते हैं, कैसे उनको को रिलेट करते हैं और उसके सेंस को समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट वन आ जाता है सिस्टम्स। सिस्टम्स मीन्स कहना चाहिए कि प्रणाली, एक व्यवस्था। इट कंसिस्ट ऑफ द रिलेशनशिप अमंग मोर देन 2 यूनिट्स। एक वो सिस्टम या व्यवस्थित करता है जो कि मोर देन 2 यूनिट्स के बीच में संबंध जब होता है उसको मतलब उसको कैसे व्यवस्था में लाना है उसको वो कनेक्ट करता है। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड चेंजेस इन इंफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि जो सूचना हमें मिली है कहीं उसमें हमें कोई चेंज तो नहीं करना है। मीन्स सच एज रोटेशन ऑफ विजुअल फिगर्स, उसका कोई हम रोटेशन करना चाहते हैं, कोई चेंज करना चाहते हैं, उसको कोई मॉडिफाई करना चाहते हैं। और जोक्स इन द सीमेंटिक एरिया, हम उसका एरिया ही बदल के उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, उसका रूपांतरण करना चाहते हैं। लास्ट आता है इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशन रेफर्स टू द एक्सपेक्टेशंस। Given a certain set of information, one might expect certain other information to be true. Implication होता है कि क्या उस जो हमने जो भी मीन्स इंफॉर्मेशंस कलेक्ट की हैं, जो पूरा मैंने एक सेट बनाया है, मे बी इसको एक्सपेक्ट किया जाता है कि हमारे उसमें वो यूज़ हो, इम्प्लीफाई हो, तब तो वो सार्थक है, अदरवाइज नहीं। गिल्फर्ड ने अपने इस सिद्धांत को एक एसआई मॉडल नाम से एक पूरा एक डायग्राम दिया है जो एक डाइस की तरह बना हुआ है, जिसको आप उसके फ्रंट के 3 पार्ट्स उसको दिखा सकते हैं, जिसमें सबसे ऊपर वाले पार्ट में ऑपरेशंस ले लें, साइड के एक पार्ट में कंटेंट और दूसरे साइड के पार्ट में प्रोडक्ट लेकर उसके अलग अलग यूनिट्स बनाकर उसको क्लासीफाई करके दिखा सकते हैं। क्योंकि कई बार एग्ज़ाम्स में आपका एसआई मॉडल का केवल डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आ जाता है कि मीन्स उसका
मतलब चित्रण खाली कीजिए। तो आपको डायग्राम बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, मोस्टली सब बुक्स में दिया हुआ है और मैं आपको कंटेंट के साथ भी भेज रही हूँ, तो आप उस डायग्राम की बहुत ज़्यादा अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सो वी कैन से कि बुद्धि इन सभी योग्यताओं का योग नहीं बल्कि गुणनफल है। अतः गिलफर्ड ने कहा कि बुद्धि की संरचना का जो सिद्धांत है वह बुद्धि की व्याख्या करने के लिए मानवीय मानसिक योग्यताओं को दर्शाने के लिए बहुत ही प्रभावकारी सिद्धांत था, जिसको उन्होंने 3 डायमेंशंस में प्रस्तुत किया। इसीलिए इनके सिद्धांत को 3 डायमेंशन थ्योरी भी कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, टुडे we discussed the theories of intelligence, and this is the most important part of this unit. Every year 2 क्वेश्चन, कई बार तो 2 लॉन्ग भी आ जाते हैं, नहीं तो 1 शॉर्ट और 1 लॉन्ग तो श्योर है कि इस यूनिट से आता ही आता है। तो ये पूरी यूनिट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। बहुत अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करिएगा। और थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, एंड इन थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस SI मॉडल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो स्टूडेंट्स, आई होप आज का लेक्चर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग वेल। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और डाउट देन कॉल मी पर्सनली। आप कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। दोबारा मतलब इस थ्योरीज को पढ़ना चाहें तो मुझे बता दीजिएगा, आई विल हेल्प यू। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।